हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और ये लेक्चर नंबर 1.7 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने डायपोल के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट हमने फाइंड किया था। और मैं उस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर के बिना अगर आप ये देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ये कर सकता है, क्योंकि ये टोटली उसी पे डिपेंड है। तो आपको डायपोल तो पढ़ना पड़ेगा। पहले आप डायपोल देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने बोला था कि टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो कि हम 2L के बराबर लेते हैं। किसके बराबर लेते हैं? 2L मानते हैं। और चार्जेस कैसे होने चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट इन नेचर होना चाहिए। हम इसको डायपोल कहते हैं। तो इस डायपोल की वजह से 3 मेजरिंग पॉइंट्स हमने देखे थे, ऐसे 3 पॉइंट्स जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वो कहाँ था? पहला था एक्सियल पॉइंट पे एट आर डिस्टेंस। और आर डिस्टेंस में आपको याद करा दूं कि इस पॉइंट ए पर जो हमने स्मॉल क्यू नॉट रखा था, इस पॉइंट ए पर हम ई नेट हमने फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? ई नेट, ठीक है। और ई नेट की वैल्यू क्या आई थी? 2kp अपॉन आर का क्यूब। याद आया? अब देखिए जरा, यहां पर ये भी लिख सकते हैं आप, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। ये भी एक फॉर्म, ये मतलब वही है, के की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, आपको ये पता है। अब देखिए यहाँ पर ये हम आर हमेशा सेंटर से लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मैंने बोला था मीन पोजीशन से लेना है। आप आर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे या यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, लेकिन हम इस चार्ज को जब कैलकुलेट करेंगे तो आर यहाँ से लें और फिर इस चार्ज के लिए यहाँ से लें, ये तो जस्टिफाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये एक सिस्टम है तो हम सिस्टम के मीन पोजीशन से आर को कंसीडर करते हैं। जब एक सिस्टम के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो सिस्टम की मीन पोजीशन से लेते हैं। तो मीन पोजीशन कहाँ पे हो जाएगा? इसके सेंटर से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस वाले क्यू की वजह से ये कितना हो जाता था? आर माइनस एल, और इस वाले क्यू के लिए आर प्लस एल। चलिए, मैंने इतना रिकॉल करा दिया, बहुत है। और बाकी सारे डेरिवेशंस का जो डेरिवेशंस है उसको आप पिछले लेक्चर में जाकर के देखिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट का हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था इसका? दूसरा पॉइंट था इक्वेटोरियल पॉइंट। कौन सा? इक्वेटोरियल पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या था इसका? जनरल पॉइंट। याद आया? तो इन तीनों पॉइंट्स पे हमको फाइंड करना था। फर्स्ट हम फाइंड कर चुके हैं, आज के लेक्चर में हम लोग सेकंड फाइंड करते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। चलिए, इसको मैं रफ कर दूं। ओके, चलिए आइए जरा देखते हैं आज का टॉपिक क्या हमारा। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अभी हमने बोला कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, कहाँ है, कैसे, हमने देखा, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए आप। इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे माइनस क्यू है, ये एक डायपोल हमने ड्रॉ कर लिया। इसका लेंथ कितना होता है बेटा? याद कर लीजिए इसको, कि इसको हम 2L लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 2L लिखते हैं। और इक्वेटोरियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर O पॉइंट से ये इस डिस्टेंस R पे A पॉइंट है। इस पॉइंट पर एक Q0 चार्ज रखा है, यूनिट चार्ज है। ये कैसा है? पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, ठीक। अब इस पर हमको क्या फाइंड करना है? ई नेट फाइंड करना है। ई नेट की वैल्यू कितनी है ये फाइंड करना है। ई का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये जानते हैं ना? बिल्कुल। अब ई नेट फाइंड करना है। क्या ये कंडीशन याद आ रहा है कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से सिंगल पॉइंट पे इफेक्ट, और इफेक्ट ई है, और ई एक वेक्टर इफेक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम वेक्टर एडिशन करेंगे। कैसा एडिशन करेंगे? वेक्टर एडिशन करेंगे, ओके।
कैसा इफेक्ट है? वेक्टर एडिशन का इफेक्ट है। तो एडिशन क्या होगा यहाँ पे? वेक्टर एडिशन होगा। तो प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इसका इफेक्ट कैसे जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो ये इसको यहां से आप ज्वाइन कीजिए और इस पॉइंट चार्ज को इस पॉइंट से चार्ज से ज्वाइन कीजिए। तो ये एक कैसा हो गया? ये अगर L है, ये L है और ये दोनों सेम लेंथ है तो एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। और एंगल सेम है तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। दो साइड्स अपोजिट साइड सेम है तो ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो ये बीच वाली लाइन हमें पता है, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इक्वेटोरियल लाइन है, तो ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, है ना। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगा? इधर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ। नेगेटिव की वजह से ये इसको खींचेगा अपनी तरफ और सेम देखिए उतना ही लेंथ बनाइए, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखिए यहां से इसको मैंने मान लिया E प्लस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या माना? E प्लस मान लिया, और नेगेटिव चार्ज की वजह से मैंने क्या माना? E माइनस, ठीक है। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया इसका, ओके। तो अब एक चीज और देखिए जरा, कि दो वेक्टर एक पॉइंट पर यहां पे एक्ट कर रहे हैं, तो इसका नेट इफेक्ट किधर जाएगा? दोनों वेक्टर देखिए, दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं। पहले हम वैल्यूज लिख लें। ओके, E प्लस की वैल्यू कितनी है बेटा? E प्लस की वैल्यू है KQ अपॉन R का स्क्वायर। यहाँ आपको पता है K क्या है? बिल्कुल पता है। Q है, ये भी पता है। R क्या है ये बताइए। R तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज होता है ना, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है। तो वो डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये L है, ये कितना है? ये L है और ये आपका R है, तो ये हाइपोटेनस हो गया एक ट्रायंगल का। तो ये क्या हो जाता है? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो ये वाला कितना हो गया? ये A, इसको मान लीजिए P, नहीं इसको मान लीजिए A, B और C। तो आपका AC हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर R क्या है? आपका AC है। वो किसके बराबर हो जाएगा? KQ अपॉन अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? बिल्कुल। E माइनस कितना होगा बेटा? E माइनस भी लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? KQ अपॉन R का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ अपॉन, हम इनका मॉड लेंगे। क्या लेंगे? मॉड लेंगे। हमेशा मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हमें मॉड लेना है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन भी देख लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये R का स्क्वायर है बेटा, दिख गया। नेक्स्ट, अब देखिए E प्लस और E माइनस आपने निकाल लिया। क्या ये आपको देखने में लग रहा है कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड है? KQ अपॉन सेम, KQ अपॉन सेम मैग्नीट्यूड है पूरा। तो हम ये लिख सकते हैं कि E प्लस इज इक्वल टू E माइनस इज इक्वल टू E ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं आप। इसको E के बराबर लिख सकते हैं आप, ठीक है। किसके बराबर लिख सकते हैं? E के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने इसको क्या मान लिया? E मान लिया। इसको मैंने क्या मान लिया? E मान लिया, ठीक है, ओके। अब जरा देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है। हमको E नेट चाहिए, E नेट चाहिए। अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, E प्लस और E माइनस दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कहां से जाएगा? रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाएगा। कहां से जाएगा? बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है। अगर एक ज्यादा होता तो रिजल्टेंट किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता? जिधर फोर्स ज्यादा लगता है ना। लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमने अभी देखा। तो E नेट ये हो गया हमारा। अब ये इस लाइन पर देखिए,
अब ई नेट हमारे पास ई वेक्टर एडिशन है, ई नेट क्या है, एक वेक्टर एडिशन है, तो ई नेट जो होगा वो क्या है, ई प्लस का प्लस ई माइनस का मॉड। अब ये कैसा होना चाहिए, वेक्टर एडिशन है, कैसा है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन दो प्रकार से होता है बेटा, कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से, टू टाइप्स होता है। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन और दूसरा होता है कंपोनेंट। कंपोनेंट को रिजॉल्व करो और उस कंपोनेंट को देखिए सेम डायरेक्शन में आ रहे तो ऐड कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो माइनस कर दीजिए। सिंपल है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका मैंने पिछले लेक्चर में एक छोटा सा प्रूफ भी दिखाया था, ऊपर की तरफ यहाँ पे सॉल्व किया होगा पिछले लेक्चर में, देखिएगा, है ना। तो ई नेट हमारा यहाँ पर देखिए कि एकदम मिड से जाएगा, इट मीन्स दैट जो भी एंगल होगा ये पूरा जो भी एंगल होगा उसका ये बिल्कुल हाफ हाफ होगा। तो हम देखें पहले ये एंगल है कितना, मेजरेबल है या कैलकुलेटेड है, बिल्कुल है। देखिए जितना एंगल ये है, क्योंकि ये एक लाइन है, क्या है ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन इस लाइन से पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी होगा, इंटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैथ है भैया, मैथ का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब ये देखिए ये क्या है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये भी एक पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से ये वाला एंगल और ये एक कॉमन लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ये दोनों आपस में सेम है और ये दोनों आपस में भी सेम हो जाएंगे। क्लियर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये एंगल कौन सा है, ये मैथ में आप पढ़े होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम साइड्स के हैं तो सेम होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल। तो ये जितना है उतना ये भी है, ये जितना है उतना ये भी एंगल है, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम अब बहुत आसान हो गया मेरे लिए क्या, कि ई माइनस का कॉम्पोनेंट अगर मैं लूँ, इस पे ई माइनस का कॉम्पोनेंट लूँ तो क्या आएगा, ई माइनस कॉस थीटा आएगा, और इसका कंपोनेंट इस पे क्या आएगा, क्योंकि ये देखिए ये इसके परपेंडिकुलर, ये अगर पैरेलल है तो ये इसके क्या होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके, इसके। तो ये इसका कॉस कंपोनेंट किस पे आएगा, इस पे आएगा, और इसका साइन कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा। ई माइनस साइन थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, क्या आएगा, ई प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और इसका साइन कंपोनेंट किधर आएगा, इधर, ई साइन थीटा। अब ये बताइए ई और ई सेम है तो साइन थीटा भी सेम है। ई माइनस और ई प्लस आपस में सेम है कि नहीं है, ई माइनस और ई प्लस आपस में सेम है, तो हम इसको काट सकते हैं क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सीधे 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा और दोनों सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बिल्कुल काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ई साइन थीटा ऑफ द बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैव सेम वैल्यू एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, काट दीजिए। बिल्कुल कैलकुलेशन है एक तरह का। बेटा मैंने पहले ही बोला था कि ये कोई पार्ट नहीं, ये तो एक क्वेश्चन है मेरे लिए। क्या है ये एक मेरे लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए जरा, तो नेक्स्ट मेरा ई नेट यहाँ पर किसके बराबर है, ई नेट हमारा ई कॉस थीटा माइनस का ई कॉस थीटा प्लस ई का कॉस थीटा। तो और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। ई प्लस और ई माइनस दोनों सेम है, उनकी जगह मैं ई लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ई की वैल्यू चाहे ये पुट कर दीजिए चाहे ये पुट किया, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2 k q अपॉन अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है, बिल्कुल यही है, इनटू कॉस थीटा।
क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ देखिए बेस क्या है, अगर आप यहाँ से थीटा ले तो यहाँ से थीटा कैलकुलेट करें तो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गया एल इस ट्रायंगल के लिए, क्योंकि थीटा सिर्फ इसी ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये 90 डिग्री है थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, तो ये एंगल इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इस थीटा के लिए बेस क्या है ये, और हाइपोटेनस क्या है ये। तो हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। पुट हियर, कॉस थीटा को यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। देखिए 2 इंटू के क्यू इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एल अपॉन अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इधर पे अपॉन में क्या है, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। मैं अब इसको यहाँ पे लिख दूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ बेटा, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो हमारा ई नेट क्या आ रहा है, ई नेट देखिए 2k क्यू एल अपॉन अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। अब जरा देखिए, क्या ये एल आपका ये वाला एल इस आर से बहुत छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज ग्रेटर 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 देन एल। सो एल क्या हो जाएगा, एल टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब वैल्यू डेसिमल्स में आ जाएगी या बहुत छोटी वैल्यू होगी, उनका स्क्वायर करेंगे तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और दूसरा इसके कंपेयर में एल तो बहुत नेग्लेक्टेड वैल्यू है, क्या है, तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू सिर्फ वहीं पे 0 लिखी जाती है जहां पर एडिशन की बात हो। किसकी बात हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात हो। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आप पुट नहीं कर दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत इफेक्ट डालता है, छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी बड़ी वैल्यू को छोटा कर देगा, और बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे छोटी वैल्यू से तो उसको भी बड़ा कर देगा। लेकिन एडिशन बहुत कम फर्क पड़ता है ना। आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, अगले महीने इंक्रीमेंट हुआ 500 रुपये एडिशन हो गया, तो 10 लाख 500 रुपया, कोई फर्क पड़ा क्या आपके सैलरी पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 500 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं, ये आपके सैलरी में से 500 रुपया घटा भी देंगे तब भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेंशन है कि सैलरी 10 लाख होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं तो यहाँ पे आर, अब एल क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। एल नेग्लेक्ट करेंगे ना तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई टर्म्स दिख रहा है, 2ql, क्या हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, डायपोल मोमेंट क्या था, p इज इक्वल टू 2q, ऐसे पढ़ा होगा आपने, q2l, ये वैल्यू है। तो q2l दिख रहा है, q2l दिख रहा है, तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डायपोल मोमेंट। इसको क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट तो यहां पुट कर दीजिए, k p अपॉन आर नेग्लेक्ट हो गया, सॉरी एल नेग्लेक्ट हो गया, आर की वैल्यू रह गई, आर का स्क्वायर का रूट है कि पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, k p अपॉन आर की पावर 3, रूट से बाहर आएगा आर हो जाएगा, उसकी पावर 3 है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी दिस। ओके, तो ये हमारा ई नेट है, क्या है ये, ई नेट है एट इक्वेटोरियल पॉइंट,
पॉइंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी अपॉन आर का क्यूब। इसमें भी आपका ई देखिए, ई इक्वेटोरियल जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब है, यानी आर का स्क्वायर जब पॉइंट चार्ज के लिए था तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर होता है। अब इसकी अपेक्षा ये वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था। चलिए, हो सकता है कि मैं इसी लेक्चर में आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल करूं, ग्राफ के थ्रू समझाऊं आपको जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। अब बस क्वेश्चन आंसर लगाने ही वाले हम लोग, ठीक है ना। चलिए, अब इस डेरिवेशन को फिर से जरा एक बार देख लीजिए। क्या ये समझ में आ रहा है आराम से कि हमने माइनस क्यू प्लस क्यू थीटा थीटा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ वही थीटा होगा, ये भी वही थीटा होगा। वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका रिजल्टेंट, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ की तरह जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए क्या होता है। दो तरीके, पहला कौन सा होता है, पहला होता है जैसे एफ नेट फाइंड करते हैं तो अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। और दूसरा तरीका क्या था, कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड मैंने इस्तेमाल किया इस लेक्चर में। आप ध्यान देंगे कि कंपोनेंट मेथड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, इसको रिजॉल्व मेथड भी कह सकते हैं आप। इसको हमने इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा यहाँ ले लिया, साइन थीटा यहाँ पे आएगा, साइन थीटा से इसका कंपोनेंट साइन थीटा वाला कट जाएगा और ये कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब नोटिस कीजिए जरा, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, किसका, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, यहाँ पे लिखिए डायरेक्शन ऑफ E is opposite to P। P का डायरेक्शन किधर से होता है, माइनस, P का डायरेक्शन जो होता है आपका माइनस Q से प्लस Q की तरफ होता है। P का डायरेक्शन किधर से होता है, ये P का डायरेक्शन है, ठीक है। और E का डायरेक्शन आपको किधर देखने को मिल रहा है, E नेट डायरेक्शन इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये नहीं, ये पूरा इक्वेटोरियल पॉइंट इधर से लेकर के इधर तक, हर एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका ई का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो ये किधर है, ये हो जाएगा ई का डायरेक्शन। नोट कर लीजिएगा, ये किसका डायरेक्शन हो गया, ये ई का डायरेक्शन हो गया। और ये किसका डायरेक्शन है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अगर यही चीज मैं आपको कहूं कि यहां पे कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए प्लस यहाँ पे पॉजिटिव क्यू नॉट है, ये प्लस इसको क्या करेगा, यहाँ रिपेल करेगा, ये माइनस इसको यहाँ कर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये नेट किधर आया, इधर आया। यानी इस पॉइंट पे किधर भी आप जाइए तो ई का डायरेक्शन आपको किधर मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यानी हम लिख सकते हैं सी टू बी डायरेक्शन में, सी टू बी। ओके, और एक्सेल पे किधर आया था, एक्सेल पे आपका डायरेक्शन किधर आया था, ई नेट का डायरेक्शन यहीं आया था, यही डायरेक्शन था, फ्रॉम ओ टू सी, सी के डायरेक्शन में, उधर की तरफ ही जाता है। अगर आप यहां पर पुट करते हैं, अगर आप पॉइंट चार्ज यहां पे पुट करते हैं प्लस क्यू नॉट, तो देखिए माइनस क्या करता है, इधर खींचता है, प्लस क्या करता है, प्लस इधर खींचता है। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस के नजदीक है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, किसका, पॉजिटिव वाले का, और माइनस के नजदीक है तो माइनस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नेट डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर ही होगा। यानी एक्सियल पे आप हमेशा के लिए लिख लीजिए कि माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ जाता है, डायरेक्शन किधर है, माइनस एक्स से प्लस एक्स की तरफ। यानी एक्सियल पे ई का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ई का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। यानी एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इक्वेटोरियल में अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। चलिए मैं इसको रफ कर दूं क्या, नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े।
चलिए देखिए, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ एक्सियल, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एक्सियल जो हम लिख रहे हैं, ई एक्सियल का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखिए, डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इसको क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। है ना। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, इन केस इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के केस में देखिए, डायरेक्शन ऑफ ई इक्वेटोरियल is opposite to the dipole moment। क्लियर होगी बात, लिख लीजिए इसको, आगे बढ़े, रफ कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, मैंने एक बात बोला था कि ग्राफ को जरा इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ को देखिए। ग्राफ किसका किसका देखेंगे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब, ठीक है। ये किसके लिए है, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए है ये, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये किसके लिए है, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए जरा, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा ये ऐसे, E और R में ग्राफ बनेगा, ये मान लेते E है और ये हमारा R, इनका टर्निंग पॉइंट बेटा 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा उसको समझिए, क्योंकि 1 के पीछे अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, 0.1 ले लीजिए, 1 से कम है, और 1 से कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, चाहे आप 2 ले लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा, और ये मैंने 1.5 ले लिया, क्योंकि इसके बाद तो 0 है, क्या है, 0 है, ये नंबर लाइन सिस्टम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0.1 है और ये 0 है। 1 से अगर कोई छोटी वैल्यू लेते हैं 0.1, इसका स्क्वायर कीजिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1, क्या ये वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो गई खुद से ही। अगर आप इसका क्यूब लेंगे, 0.1 का क्यूब, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, क्या ये और ज़्यादा छोटी हो गई, क्योंकि डेसिमल से पहले देखिए 1 2 3 0.0001 लिखेंगे, इसमें 0.001 लिखेंगे, और ये कितना है 0.1, यानी ये खुद से ज़्यादा छोटी हो जाती है अगर हम उसकी पावर इंक्रीज करते जाएं, इसका पावर अगर इंक्रीज करते जाएं। इसके इधर की वैल्यू लीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 इंटू 2 की पावर का क्यूब कीजिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये वैल्यू बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर इधर की वैल्यू, अगर ये वैल्यू हमको पता है डेसिमल, अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू घटती है तो ये वैल्यू बढ़ती है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू घटती है। हम ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। देखिए जरा, तो अब हमको ये चीज नोटिस करना है कि 1 पे इनका ग्राफ कैसा टर्न करेगा या क्या होगा, यानी 1 से पहले कौन इंक्रीमेंट दिखाएगा, क्योंकि 1 से पहले स्क्वायर कम है क्यूब से, सॉरी स्क्वायर ज्यादा है इसका क्यूब से, इसमें स्क्वायर कम है क्यूब से, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये मैंने 2 ग्राफ बनाए,
ठीक, ये हो गया हमारा टर्निंग पॉइंट। ठीक, और एक ये ग्राफ हो जाएगा। ये किसका है अभी हमको नहीं पता, कंपेयर करेंगे। ये मैंने एक बनाया, ये वाला ग्राफ 1 से पहले बड़ी वैल्यू देगा और 1 के बाद छोटी वैल्यू देगा। ये 1 है, तो 1 से पहले कौन बड़ी वैल्यू दे रहा है, ये दे रहा है ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन बड़ी वैल्यू दे रहा है 1 से पहले। तो बड़ी वैल्यू ये कब होगी, जब ये वैल्यू छोटी हो। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ई के आर स्क्वायर का। और उसके बाद देखो छोटी वैल्यू दे रही है, क्या दे रहा है, छोटी वैल्यू दे रही है एज कंपेयर टू दिस। ये तो छोटा है, तो ये छोटा होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, एज कंपेयर टू दिस ये वैल्यू क्या है। फिर से देखिएगा, यहां पर स्क्वायर की वैल्यू कम है क्यूब से, तो स्क्वायर की वैल्यू कम होगी क्यूब से। तो स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कम है एज कंपेयर टू क्यूब। क्यूब की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़्यादा कम है। सॉरी बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूब की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू दिस। ये छोटा सा कम है तो ये ज़्यादा कम है। तो 1 से पहले कौन ज़्यादा बड़ा वैल्यू देगा, 1 से बड़ी वैल्यू इसकी होगी। ये ग्राफ किसका होगा, आर के क्यूब का होगा। अब देखिए 1 के बाद कोई भी एक वैल्यू पे देखिए, तो क्यूब की वैल्यू ज़्यादा है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो नीचे की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू कम होगी, तो ये वाली वैल्यू आ गई। और ऊपर की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कम है, अगर कम है तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये वाला आपका ग्राफ हो जाएगा ई की पावर का, यानी ये वाला ग्राफ हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। और ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा ब्लू लाइन, ये हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। नोट कर लीजिए, ये ग्राफ आपके कंपटीशन में बहुत काफ़ी बार इसका जिक्र होता है, काफ़ी बार इसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटैच करते हैं, है ना। चलिए, तो ये इसका हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया। अब जरा एक और चीज़ कंपेयर कीजिए, एक और चीज़ जो हम अभी थोड़ा सा भूल गए, इसको रफ कर दें बेटा। चलिए, देखिए थोड़ा आराम से देखते हैं इसको जरा। कंपेयर क्या करना है, हमने जो ई एक्सीएल की वैल्यू निकाली थी, ई एक्सीएल क्या आया था, ई एक्सीएल आया था 2kp अपॉन आर का क्यूब, है ना। और ई इक्वेटोरियल क्या आया था, ई इक्वेटोरियल क्या आया था, kp अपॉन आर का क्यूब, यह आया था बिल्कुल। अब जरा देखिए, क्या ये वाली वैल्यू यहां पर नजर आ रही है आपको, तो इसको यहां पे पुट कर सकते हैं, यानी इसको यहां पे लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो फिर क्या हमको एक रिलेशन मिलता है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। इसको याद कर लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट हम एक फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको जरा। चलिए देखते हैं, रफ कर दें बेटा। चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं जरा, एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, यहां पे माइनस क्यू दिया है, यहां पे प्लस क्यू दिया है। ये है 5 mm, कितना है 5 mm, और ये 15 सेंटीमीटर पे, कितने पे 15 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द सेंटर। एक आर वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए m की वैल्यू है, और एक यहाँ पर ये भी उतना ही दूरी है, कितना 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है n। ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको ई नेट यानी ई एक्सियल फाइंड करना है, और यहां पर आपको फाइंड करना है ई इक्वेटोरियल। चार्जेस की वैल्यू क्या दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q इक्वल टू 10
माइक्रोकूलम प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, यानी -10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम। और ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्या होता है, 2L होता है। कितना होता है, 2L। तो आपको 2L की वैल्यू दी गई है 5 मिलीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ मीटर। और 15 सेंटीमीटर है, ये आपका R का दूरी दिया गया है। किसका, R = 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻² मीटर। क्लियर होगी बात। अब इसका सॉल्यूशन जरा देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। क्वेश्चन आपको पूरा मिल गया है। यहाँ पर आपको ई नेट फाइंड करना है, यहाँ पे आपको ई नेट फाइंड करना है। ये एक डायपोल मोमेंट दिया गया है, 2L दिया ही है, चार्ज की वैल्यू दी गई है। ओके, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। गिवन टर्म सब दिए हुए हैं। हमको फाइंड क्या करना है, ई एक्सियल। तो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r का क्यूब। कितना, r का क्यूब। तो ये जो वैल्यू है r का क्यूब, हमको पहले p निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको p यहाँ पर दिया नहीं है, डायरेक्ट p नहीं दिया गया है। तो p हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, p = 2ql, ऐसे लिखिए, q × 2l। ये वैल्यू जो दी गई 2l की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। q की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻6 × 2l की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻⁻3। ये हो गया। ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻8। कैसे, यहां से एक पावर घट जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 5 और 5 3 8, 5 × 10⁻⁸ माइक्रोकूलम। हाँ, तो कूलम मीटर हो जाएगा। ये P की वैल्यू ले आकर के यहाँ पे पुट कर दीजिए। ई एक्सियल क्या हो जाएगा आपका, ई एक्सियल = 2k। k की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, 1/4πε0, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 9 × 10⁻9 इंटू p की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 5 × 10⁻⁻8 अपॉन r का स्क्वायर। r का क्यूब है बेटा, क्योंकि ये डायपोल का फॉर्मूला है। तो r का क्यूब क्या हो जाएगा, दिस इज 15 × 10⁻⁻2 का क्यूब। अब ये आपका आ गया ई एक्सियल, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको कैलकुलेट आप करेंगे, कैलकुलेशन आपका काम है बेटा, और कैलकुलेशन से भागा मत कीजिए, कैलकुलेशन पक्का करना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप धीरे धीरे कैलकुलेशन छोड़ देंगे तो आपका कैलकुलेशन पावर डाउन हो जाएगा बेटा। ओके, समझ गए। अक्सर क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमें कैलकुलेटर अलाउड कर देते हैं, तो कैलकुलेटर अलाउ करने के बाद कैलकुलेशन पावर हमारा डाउन हो जाता है, और कैलकुलेटर का तो वैसे ही तेज होता है ना। तो लेकिन आप अपने आप को बनाए रखिए। ई एक्सियल क्या हो जाता है, ये हो गया। अब मुझे ई इक्वेटोरियल फाइंड करना है। क्या, ई इक्वेटोरियल, तो हमको एक रिलेशन पता है। क्या पता है, ई एक्सियल = 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो यहां से ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल नहीं आ जाएगा, क्योंकि ई एक्सियल आपने फाइंड कर लिया, उसको ले आकर के यहाँ पे पुट कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो ई इक्वेटोरियल क्या हो गया, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय 2। अब इस जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी इस वैल्यू को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको ई इक्वेटोरियल भी पता चल जाएगा। तो हमने देखा कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, और क्या ग्राफ का भी हमने नॉलेज देखा, वो कंपटीशन में आता है बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। उसको बार बार सुनिएगा, मैंने क्या समझाने की कोशिश कीजिएगा किया, उसको बार बार सुनिएगा। आप अपने तरीके से भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए, सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।